कंफर्मेशन, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, डेटा, इन सारी जुड़ी किसी भी तरह की कमी को हमें सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए उसको ठीक करना होगा। पॉजिटिविटी रेट को 5% के दायरे में लाना ही होगा। और मैं मानता हूं छोटी छोटी इकाइयों पर कहिए कि भाई 1 क्यों बढ़ा, आधा क्यों बढ़ा, 2 क्यों बढ़ा। हम राज्य के स्केल पर चर्चा करने के बजाय अब जितनी लोकलाइज चर्चा करेंगे, मैं मानता हूं छोटी छोटी इकाइयों पर कहिए कि भाई 1 क्यों बढ़ा, आधा क्यों बढ़ा, 2 क्यों बढ़ा। हम राज्य के स्केल पर चर्चा करने के बजाय अब जितनी लोकलाइज चर्चा करेंगे, शायद हम एड्रेस जल्दी कर पाएंगे। दूसरा, हम सबने अनुभव किया है कि आरटीपीसीआर टेस्ट का अनुपात बढ़ना चाहिए। जो घरों में आइसोलेटेड मरीज हैं, उनकी मॉनिटरिंग ज्यादा बेहतर तरीके से करनी होगी। आप भी जानते हैं कि अगर वहां थोड़ी भी ढिलाई रही तो मरीज बहुत गंभीर स्थिति में अस्पताल आता है, फिर हम बचा नहीं पाते हैं। जो गांव है, कम्युनिटी के स्तर पर हेल्थ सेंटर हैं, उनको भी हमें ज्यादा इक्विप करना ही होगा। गांव के आसपास भी इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक रहे, ऑक्सीजन की सप्लाई पर्याप्त रहे, ये हमें देखना होगा। हम लोगों का लक्ष्य होना चाहिए कि फैटेलिटी रेट को 1% से भी नीचे लाए। और वो भी मैंने जैसे कहा, छोटे छोटे इलाके में देखा जाए भाई 1 मृत्यु हुई क्यों हुई। जितना इतना फोकस करेंगे तब स्थिति को संभाल पाएंगे। और सबसे बड़ी बात, जागरूकता अभियानों में कोई कमी ना आए। कोरोना से बचाव के लिए जो जरूरी मैसेजिंग है, इसके लिए समाज को जोड़े रखना होगा। जैसे कुछ समय पहले हर संगठन, हर प्रभावी व्यक्ति को हमने एंगेज किया था, उन्हें फिर एक्टिव करना होगा। साथियों, आप भली भांति परिचित हैं कि कोरोना की वैक्सीन को लेकर इंटरनेशनली और नेशनली किस तरह की खबरें आ रही हैं। आज दुनिया में भी और देश में भी, जैसा अभी आपको प्रेजेंटेशन में पूरा डिटेल बताया गया, करीब करीब आखिरी दौर पर वैक्सीन के में काम पहुंचा है। भारत सरकार हर डेवलपमेंट पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं, हम सबके संपर्क में भी हैं। और अभी ये तय नहीं है कि वैक्सीन की 1 डोज होगी, 2 डोज होगी या 3 डोज होगी। ये भी तय नहीं है कि इसकी कीमत कितनी होगी, उसकी कीमत कितनी होगी, ये कैसी होगी। यानी अभी भी इन सारी चीजों के सवालों के जवाब हमारे पास नहीं है, क्योंकि जो इसके वाले हैं, दुनिया में जिस प्रकार के कॉरपोरेट वर्ल्ड भी है, उनका भी एक कंपटीशन है। दुनिया के देशों के भी अपने अपने डिप्लोमेटिक इंटरेस्ट होते हैं। WHO से भी हमें इंतजार करना पड़ता है। तो हमें ये इन चीजों को वैश्विक संदर्भ में ही आगे बढ़ना पड़ेगा। हम इंडियन डेवलपर्स और मैन्युफैक्चरर के साथ भी हमारी जो भी टीम काम कर रही है, पूरी तरह संपर्क में है। अलावा ग्लोबल रेगुलेटर्स, अन्य देशों की गवर्नमेंट्स, मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस और साथ ही इंटरनेशनल कंपनीज, सभी के साथ जितना संपर्क बढ़ सके, जितने रियल टाइम कम्युनिकेशन हो, इसके लिए पूरा प्रयास, एक व्यवस्था बनी हुई है। साथियों, कोरोना के खिलाफ अपनी लड़ाई में हमने शुरुआत से ही एक एक देशवासी का जीवन बचाने को प्राथमिकता दी है। अब वैक्सीन आने के बाद भी हमारी प्राथमिकता यही होगी कि सभी तक कोरोना की वैक्सीन पहुंचे। उसमें तो कोई विवाद हो ही नहीं सकता है। लेकिन कोरोना की वैक्सीन से जुड़े भारत का अभियान अपने हर नागरिक के लिए एक प्रकार से नेशनल कमिटमेंट की तरह है। इतना बड़ा टीकाकरण अभियान स्मूथ हो, सिस्टमैटिक हो और सस्टेन हो, ये लंबा चलने वाला है। हम सभी को, हर सरकार को, हर संगठन को एकजुट होकर के कोऑर्डिनेशन के साथ एक टीम के रूप में काम करना ही पड़ेगा। साथियों, वैक्सीन को लेकर भारत के पास जैसा अनुभव है, वो दुनिया के बड़े बड़े देशों को भी नहीं है। हमारे लिए जितनी जरूरी है स्पीड है, उतनी ही जरूरी है सेफ्टी भी है। भारत जो भी वैक्सीन अपने नागरिकों को देगा, वो हर वैज्ञानिक कसौटी पर खरी होगी। जहां तक वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूशन की बात है,
तो उसकी तैयारी भी आप सभी राज्यों के साथ मिलकर के की जा सके रही है। वैक्सीन प्राथमिकता के आधार पर किससे लगाई जाएगी, ये राज्यों के साथ मिलकर के ये मोटा मोटा खाका भी आपके सामने रखा है कि भाई अगर इस प्रकार से WHO ने जो कहा है हम चलते हैं तो अच्छा है, लेकिन फिर भी ये निर्णय तो हम सब मिलकर के ही करेंगे। के सुझाव का महत्व इसमें बहुत रहेगा, क्योंकि आखिरकार उनको अंदाज है कि उनके राज्य में कैसे होगा, हमें कितनी अतिरिक्त कोल्ड स्टोरेज की जरूरत रहेगी। मुझे लगता है कि राज्यों ने इस पर अभी बल दे करके व्यवस्थाएं खड़ी कर देना शुरू कर देना चाहिए। कहां कहां संभव हो गए, उसके पैरामीटर्स क्या हो गए, उस पर हमें यहां से सूचनाएं तो डिपार्टमेंट को चली गई है, लेकिन इसको अब इम्प्लीमेंट करने के हमने रेडी रखना पड़ेगा। और जरूरत पड़ी तो अतिरिक्त सप्लाई भी सुनिश्चित की जाएगी। और इसका विस्तृत प्लान बहुत जल्द ही राज्य सरकारों के साथ मिलकर के तय कर दिया जाएगा। हमारी राज्यों की और केंद्र की टीम साथ लगातार वो बातचीत कर रहे हैं, काम चल रहा है। केंद्र सरकार ने राज्यों से कुछ समय पहले आग्रह किया था कि स्टेट लेवल पर एक स्टीयरिंग कमेटी एवं स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर टास्क फोर्स का, और मैं तो चाहूंगा कि ब्लॉक लेवल तक हम जितना जल्दी ये व्यवस्थाएं खड़ी करेंगे, और किसी न किसी एक व्यक्ति को काम देना पड़ेगा। इन कमेटियों की रेगुलर बैठकें हो, उनकी ट्रेनिंग हो, उनकी मॉनिटरिंग हो, और जो ऑनलाइन ट्रेनिंग होती है वो भी शुरू हो। हमें हमारा रोजमर्रा के काम के साथ कोरोना से लड़ते लड़ते भी इस एक व्यवस्था को भी विकसित तुरंत करना पड़ेगा, ये मेरा आग्रह रहेगा। जो कुछ सवाल आपने कहे हैं, कौन सी वैक्सीन कितनी कीमत में आएगी, ये भी तय नहीं है। मूल भारतीय वैक्सीन अभी दो मैदान में आगे हैं, लेकिन बाहर के साथ मिलकर के हमारे लोग काम कर रहे हैं। दुनिया में जो वैक्सीन बन रही हैं वे भी मैन्युफैक्चरिंग के लिए भारत को के लोगों के साथ ही बात कर रहे हैं, कंपनियों के साथ। लेकिन इन सारे विषयों में हम जानते हैं कि 20 साल से मान लीजिए कोई दवाई पॉपुलर हुई है, 20 साल से लाखों लोग उसका उपयोग कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को उसका रिएक्शन आता है, आज भी आता है, 20 साल के बाद भी आता है। तो ऐसा इसमें भी संभव है। निर्णय वैज्ञानिक तराजू पर ही तोला जाना चाहिए। निर्णय उसकी जो अथॉरिटीज हैं, उन अथॉरिटीज के सर्टिफाइड व्यवस्था से ही होनी चाहिए। हम लोग समाज जीवन की चिंता करते हैं, लेकिन हम सब जानते हैं कि हम कोई वैज्ञानिक नहीं है, हम इसकी एक्सपर्टाइज हमारी नहीं है। तो हमें दुनिया में से जो व्यवस्था के तहत जो चीजें आती हैं, आखिरकार उसी को ही स्वीकार करना पड़ेगा, और उसको स्वीकार करके हम आगे चलेंगे। लेकिन मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप के मन में जो योजना हो, खास करके वैक्सीन के संबंध में, किस प्रकार से आप डिलीवरी नीचे तक ले जाएंगे, आप जितना जल्दी बहुत डिटेल प्लान करके लिख करके भेजेंगे तो निर्णय करने में सुविधा होगी। और आपके विचारों का ताकत इसमें बहुत है। राज्यों का अनुभव बहुत अहमियत रखता है, क्योंकि वहीं से ये चीज आगे बढ़ने वाली है। और इसलिए मैं चाहूंगा कि आपका बहुत ही एक प्रकार से प्रोएक्टिव पार्टिसिपेशन इसमें बने, यही मेरी अपेक्षा है। लेकिन मैंने पहले ही कहा, वैक्सीन अपनी जगह पे है, वो काम होना है, करेंगे, लेकिन कोरोना की लड़ाई जरा भी ढीली नहीं पड़नी चाहिए, थोड़ा सा भी ढिलास नहीं आनी चाहिए। यही मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है। आज मेरी तमिलनाडु और पुडुचेरी के मुख्यमंत्रियों से बात करने का मुझे अवसर मिला। आंध्र से मैं फोन नहीं कर पाया था सुबह। एक साइक्लोन हमारे पूर्वी तट पे एक्टिव हुआ है, वो कल शायद तमिलनाडु, पुडुचेरी और आंध्र का कुछ हिस्सा वहाँ पर आगे बढ़ रहा है। और सारी भारत सरकार की टीमें बहुत एक्टिव हैं, सब लोग गए हैं। मैंने आज 2 आदरणीय मुख्यमंत्री जी से बात की थी, आंध्र के मुख्यमंत्री जी से अभी इसके बाद बात करूंगा। लेकिन सबके लिए पूरी तरह भारत सरकार और राज्य सरकारें मिल करके, और पहला काम खाली करवाना, लोगों को बचाना, इस पर हमारा जोर रहे। फिर एक बार मैं आप सबका बहुत आभारी हूं, आप सबने समय निकाला। लेकिन मैं आग्रह करूंगा कि आप जल्दी से मुझे कुछ न कुछ जानकारियां भेजिए। धन्यवाद।
ಪ್ರಧಾನಿಯವರು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಭಾರತೀಯರು ಕೊರೋನಾಗೂ ನಮಗೂ ಸಂಬಂಧನೇ ಇಲ್ಲ, ಕೊರೋನಾ ಭಾರತ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟೋಯ್ತು ಅನ್ನುವಂತ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಂದಿನೂ ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ಹಂಗಲ್ಲ, ಕೊರೋನಾ ಕೇಸ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು ಅನ್ನುವಂತ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನ ಸ್ವತಃ ಪ್ರಧಾನಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನಡೆಸಿದಂತ ಸಭೆಯ ಬಳಿಕ ಪ್ರಧಾನಿಯವರು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ಲಸಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಲಸಿಕೆ ಜನರಿಗೆ ನೀಡುವಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧ ಆಗಬಹುದು. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕಿನ್ನೂ ಸಮಯ ಇದೆ. ಬಟ್ ಆ ಸಮಯದ ಒಳಗಾಗಿ ನಾವು ಬಹಳ ಹುಷಾರಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಈಗಿರುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಲಸಿಕೆ ಬರೋ ತನಕನೂ ಕೂಡ ಲಸಿಕೆಯ ದರ, ಇದ್ರ ಡೋಸ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು, ಇದ್ಯಾವುದು ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಈ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಹುಷಾರಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಮಾಸ್ಕ್ ಧರಿಸೋದು, ಅಂತರ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಅತಿ ಮುಖ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು. ಜೊತೆಗೆ ಆಯಾ ರಾಜ್ಯಗಳ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸೂಚನೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕೊರೋನಾದ ವಿರುದ್ಧವಾದಂತಹ ಈ ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿದಾವಲ್ಲ, ಕಾರ್ಯಗಳು, ಅದನ್ನ ನೀವು ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲೂ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡೋಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರವನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು, ಈ ಲಸಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ತರದ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಈ ಲಸಿಕೆಯನ್ನ ಈ ಹಿಂದೆಯಿಂದನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಗಮನಿಸಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಅನುಭವ ಇದೆ. ಹೌದು, ಪೋಲಿಯೋ ಇಂದ ಹಿಡಿದು, ಸಿಡುಬಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ, ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಭಾರತ ಲಸಿಕೆಯನ್ನ ಬಹಳ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದೆ. ಈಗಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಯ ತಗಲುತ್ತೆ. ಇರುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಬೇಡ. ಇನ್ನು ಈ ಲಸಿಕೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಇದು ಈ ಹಿಂದೆ ಬಿಹಾರ್ ಚುನಾವಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಸಂಗತಿ, ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಬಿಹಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ. ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಆದಂತ ಟೀಕೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿರ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ಈ ಕೋವಿಡ್ ಲಸಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ತೀರ್ಮಾನಿಸ್ತಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲದರ ನಡುವೆನೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕೋವಿಡ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ನಮ್ಮ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಲಸಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. हो गया है। बहुत से लोग ये भी सोचने लगे हैं कि अगर बीमार हो भी गए तो ठीक हो जाएंगे। इस वजह से लापरवाही का ये स्टेज बहुत बड़ा व्यापक हो गया है। और इसीलिए मैंने हमारे त्योहारों की शुरुआत में ही स्पेशली राष्ट्र के नाम संदेश देकर के सबको हाथ जोड़ करके प्रार्थना की थी कि भाई ढिलाई मत बरतिए, क्योंकि कोई वैक्सीन नहीं है, दवाई नहीं है, हमारे पास एक ही रास्ता बचा है, हम हर एक को कैसे अपने अपने आप बचाएं। और हमारी जो गलतियां हुई वही एक खतरा बन गया, थोड़ा ढिलाई आ गई। इस चौथे चरण में लोगों को कोरोना की गंभीरता के प्रति हमें फिर से जागरूक करना ही होगा। हम एकदम से वैक्सीन पर शिफ्ट तो जिसको काम करना है करेंगे, हमें तो कोरोना पर ही फोकस करना है। हमें किसी भी हालत में ढिलाई नहीं बरतने देनी है। हाँ, शुरू में कुछ बंधन इसलिए लगाने पड़े ताकि व्यवस्थाएं भी विकसित करनी थी, लोगों को थोड़ा एजुकेट भी करना था। अब हमारे पास टीम तैयार है, लोग भी तैयार हैं। थोड़ा आग्रह रखेंगे तो चीजें ऑक्सीजन और वेंटिलेटर्स उपलब्ध कराने पर भी विशेष जोर है। कोशिश ये है कि देश के मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पतालों को ऑक्सीजन जनरेशन के मामले में सेल्फ सफिशिएंट बनाया जाए। इसलिए अभी 160 से ज्यादा नए ऑक्सीजन प्लांट्स के निर्माण की प्रक्रिया ऑलरेडी शुरू की गई है। पीएम केयर फंड से देश के अलग अलग अस्पतालों को हजारों नए वेंटिलेटर्स मिलने भी सुनिश्चित हुए हैं। वेंटिलेटर्स के लिए पीएम केयर फंड से 2000 करोड़ रुपए ऑलरेडी स्वीकृत किए गए हैं। साथियों, कोरोना के मुकाबले के बीते 8-10 महीने के अनुभवों के बाद देश के पास पर्याप्त डेटा है। ऑक्सीजन और वेंटिलेटर्स ಇನ್ನೊಂದು ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು ಸರ್ಕಾರಗಳು, ಆಯಾ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಲಸಿಕೆ ಬರೋ ತನಕನೂ ಕೂಡ ನಾವೆಲ್ಲ ಕಾಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹೌದು, ಒಂದು ಆಶಾಭಾವನೆ ಖಂಡಿತ ಇದೆ. ಬಟ್ ಈ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಕೊರೋನಾ ರೋಗಿಗೂ ಕೂಡ ಬೆಡ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರಿಯಾಗಿದೆಯಾ,
ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥವರಿಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಆಯಾ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೇಸಸ್ಗಳು ಮಿತಿಮೀರಿ ಪ್ರಕಟ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಮೀಟಿಂಗ್ನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿ ಆನಂತರದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಆಶಾಭಾವನೆಯಲ್ಲಿರಿ, ಬಟ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಬರುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಕೊರೋನಾದಿಂದ ಏನೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಯೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಇರಬೇಡಿ, ಆ ಥರದ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಸೂಚನೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಭಾಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ಬೋದು. ಲಸಿಕೆ ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಲಸಿಕೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಪ್ರಯೋಗದ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. 3ನೇ ಹಂತದ ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಆಸ್ಟ್ರಾಜೆನಿಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಈಗ 3ನೇ ಹಂತದ ಪ್ರಯೋಗದ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇನ್ನೇನು ಡಿಸೆಂಬರ್ 1ನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಬರೋದಿದೆ. ಸೊ ನಾವು ಯಾಕೆ ಆಸ್ಟ್ರಾಜೆನಿಕದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದು ಅಂತಾರೆ, ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಆಸ್ಟ್ರಾಜೆನಿಕಾ ಸೇರಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಈ ಲಸಿಕೆ ಭಾರತದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬಹಳ ಅನುಕೂಲವಾಗಿ ಬರ್ಬೋದು. ಹೀಗೆ ಈ ಥರದ ಲಸಿಕೆಗಳ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆನೂ ಕೂಡ ಆಶಾಭಾವನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಿ, ಆದರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ऑक्सीजन और वेंटिलेटर्स उपलब्ध कराने पर भी विशेष जोर है। कोशिश ये है कि देश के मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पतालों को ऑक्सीजन जनरेशन के मामले में सेल्फ सफिशिएंट बनाया जाए। इसलिए अभी 160 से ज्यादा नए ऑक्सीजन प्लांट्स के निर्माण की प्रक्रिया ऑलरेडी शुरू की गई है। पीएम केयर फंड से देश के अलग अलग अस्पतालों को हजारों नए वेंटिलेटर्स मिलने भी सुनिश्चित हुए हैं। वेंटिलेटर्स के लिए पीएम केयर्स फंड से 2000 करोड़ रुपए ऑलरेडी स्वीकृत किए गए हैं। साथियों, कोरोना के मुकाबले के बीते 8-10 महीने के अनुभवों के बाद देश के पास पर्याप्त डेटा हो गया है। बहुत से लोग ये भी सोचने लगे हैं कि अगर बीमार हो भी गए तो ठीक हो जाएंगे। इस वजह से लापरवाही का ये स्टेज बहुत बड़ा व्यापक हो गया है और इसीलिए मैंने हमारे त्योहारों की शुरुआत में ही स्पेशली राष्ट्र के नाम संदेश देकर के सबको हाथ जोड़ करके प्रार्थना की थी कि भाई ढिलाई मत बरतिए, क्योंकि कोई वैक्सीन नहीं है, दवाई नहीं है, हमारे पास एक ही रास्ता बचा है, हम हर एक को कैसे अपने अपने आप बचाएं। और हमारी जो गलतियां हुई वही एक खतरा बन गया, थोड़ा ढिलाई आ गई। इस चौथे चरण में लोगों को कोरोना की गंभीरता के प्रति हमें फिर से जागरूक करना ही होगा। हम एकदम से वैक्सीन पर शिफ्ट तो जिसका काम करना है करेंगे, हमें तो कोरोना पर ही फोकस करना है।